हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज वो उपस्थित हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण या एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट या अम्ल, क्षार और लवण के जितने भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम सारे देखेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में। फिर ये भी देखेंगे किस तरीके से उसको देखना है, लेकिन लिखने से पहले आप लोग उसको समझिए, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो लिख तो अपने से भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या रहेगा? समझना। ठीक है, जिसके लिए आप लोग आए भी हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, बुक है हमारे पास। हम बुक से क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम बोलेंगे और क्वेश्चन हम समझाएंगे भी, तो आप लोग जवाब अपने से दे लेंगे। ठीक है, चलिए हम बोल रहे क्वेश्चन, सुनते रहिएगा ध्यान से। केवल बोले आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्म क्वेश्चन। ठीक है, 3 परख नली, 3 परख नली ले लेते हैं। परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब है, कैठो लेना है 3 ठो। 3 ठो खरीद लीजिए, बड़ा छोटा बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक। अब बोला इनमें से एक में आश्रित जल, आश्रित जल एक में क्या है हमको नहीं पता है किसमें क्या है। एक में बोल रहा है कि आश्रित जल है, और शेष 2 में, एक में अम्लीय और एक में क्षारीय विलयन। एक ठो में अम्लीय है विलयन और एक ठो में कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। ठीक है, ये 3 परख नलियां दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल है और बाकी 2 में अम्लीय और क्षारीय विलयन है। अब बोल रहा है यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है रेड लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर दिया गया। ठीक, तो बोल रहा है कि आप परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? मतलब आपको केवल अगर लाल लिटमस पेपर दे दिया जाए तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है, इसमें आश्रित जल है, या इसमें आश्रित जल है, इसमें अम्ल, इसमें क्षार है? कैसे बताएंगे? ठीक है, हमको नहीं पता है। चलिए भर दें, कोई विलयन तो भर सकते हैं। एक में पानी है, किसी में होगा, किसी में अम्ल होगा, किसी में क्षार होगा। जैसे जैसे हम पहचान करेंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ठीक, लाल लिटमस पेपर लिए, इसमें डाल दिए, कोई कलर में चेंज नहीं आया। ठीक, अब कलर में चेंज 2 तरीके से नहीं आ सकता है, सुनिए बात ध्यान से। देखिए, जो लाल लिटमस है, ठीक है, लाल लिटमस अगर अम्ल से क्रिया करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रेड लिटमस क्षार से रिएक्ट कर जाए तो वो नीला हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा। नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार से रिएक्ट करेगा तो नीला हो जाएगा। अच्छा, अगर लाल लिटमस पेपर को आश्रित जल में डाला जाए तो आश्रित जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, मतलब ये उदासीन है, ये भी कोई चेंज नहीं करेगा इसको, नो चेंज। तो अब यहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है इसमें अगर ये पीएच नहीं, ये पेपर है, ये पेपर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कलर चेंज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अम्ल हो, और हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, ये आश्रित जल हो, क्योंकि दोनों में नहीं चेंज होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर पेपर उठा के इसमें डाल दिए, इसमें भी नहीं चेंज हुआ, नो चेंज। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है? भाई इसमें भी नहीं चेंज हुआ, इसमें भी नहीं चेंज हुआ। अगर इसमें भी नहीं चेंज हुआ, हमको पता नहीं अभी किसमें क्या है। ठीक है, हो सकता है इसमें अम्ल हो या आश्रित जल हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना? अब लिटमस पेपर को उठा के इनमें डाल दिए, इसमें चेंज हो गया, इसमें नीला हो गया। ठीक, अगर ये नीला हो गया तो कौन नीला करता है? लाल लिटमस को कौन नीला कर रहा है? क्षार। तो हम ये को ये पता चल गया कि ये क्षार है। ठीक, समझ में आ गया? तो एक बात पता चला कि भाई इसमें क्षार है, क्यों? क्योंकि लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक,
अब नीला लिटमस पेपर लिए, ठीक है, और दूसरा वाला थोड़ा मिटा रहे हैं। अब क्या लेंगे, अब इसे नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो किसका पीएच कितना है पूछ लिया जाता है, आश्रित जल का पीएच मान, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब ये वाला तो कंफर्म हो गया, ठीक है, नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो सी में क्या है, क्षारीय विलयन है, सी में कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। क्यों, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर दिया। अब दूसरा और बच गया है, अब बचा है ए और बचा है बी, ठीक, ये ए है और वो बी है। अच्छा, अब पता करना है कि ए में कौन चीज है, बी में कौन चीज है। हम नीला लिटमस को लिए, हम अब किसको लिए भाई, नीला कर लिए थे तो ब्लू लिटमस ले लेते हैं। ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को इसमें डाल दिए, ब्लू लिटमस को इसमें डाल दिए, फिर कौन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। अच्छा, नहीं चेंज हुआ भाई, कौन नहीं चेंज, अगर अम्ल होता तो क्षार तो पहले कंसीडर कर चुके हैं, स्टीरेट है ना, या तो आश्रित जल है, तीन ही चीज है, या तो आश्रित जल है, या तो अम्लीय विलयन है, और या तो क्षारीय विलयन है, यही तीन में से एक है। तो क्षारीय विलयन का तो पहचान कर चुके हैं, तो इसको काट देते हैं। अब बच गया दूठो, या तो आश्रित जल हो सकता है या तो अम्लीय विलयन। अगर ब्लू लिटमस को इसमें डाले, अगर ये अम्ल होता तो पक्का लाल में कर देता, चेंज नहीं कर रहा है तो आश्रित जल होगा, तो इसका पहचान कर लिया कि भाई ए में आश्रित जल है, ठीक, ए में क्या है, आश्रित जल है। फिर नीला को उठा के में डाल दिए तो इसमें रेड हो गया, कलर चेंज, रेड, इतना पोर्शन क्या हो गया, रेड हो गया। तो इससे पता चल गया कि इसमें कौन सा विलयन है, अम्लीय विलयन है, ठीक है बात। तो इस तरीके से क्या कर लिए, पहचान कर लिए इसके माध्यम से, लाल लिटमस पेपर के माध्यम से कि किसमें क्या है, मतलब अम्ल है, क्षार है या आश्रित जल है, ठीक है। अब इसको हम लिख भी लेते हैं। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या पता है किसी को एक के बाद में सीधे मतलब नीला से लाल हो रहा है, हाँ, लाल से नीला हो जाए तो तुरंत पकड़ लेगा कि क्षार है, ठीक है। हम चूंकि हर एक संभावना को रखते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को दिए गए विलयन में डालेंगे, ठीक है। तीनों विलयनों में से जिस विलयन में पेपर डालने पर पेपर का रंग, भाई लाल दिया है, नीला, नीला हो जाए, ठीक है, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह विलयन क्षारीय विलयन है, ठीक, क्षारीय पता करके चल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्षारीय विलयन ही लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक है। अच्छा, क्षारीय पता चल गया, ठीक है। पुनः नीले लिटमस पेपर को लेकर बाकी बचे दो विलयनों मतलब एक आश्रित जल तथा अम्लीय विलयन में डालने पर जिसमें पेपर का रंग नहीं
नहीं बदलता वह आश्रित जल है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक, किंतु जिस विलयन में नीला लिटमस पेपर डालने पर वह लाल हो जाता है, ठीक है, इससे इस बात का पता चलता है कि उस परख नली में अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो नोट देख लिख देना भाई। इसी प्रकार, ठीक है, उपयुक्त माध्यम जो ऊपर लिखा गया है, उपयुक्त कथनानुसार का मतलब होता है कथन के अनुसार, है ना। कथनानुसार मतलब कथन के अनुसार। थोड़ा सा संधि पढ़ लो। देखो कथन न, ठीक है, यहाँ पर है कथन अनुसार। जब यहाँ से निकालोगे तो न और निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो और मिल करके आ हो जाएगा। ठीक है, तो कथना, अब आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो कथनानुसार वही होता है कथन के अनुसार। उपयुक्त कथनानुसार तीनों परख नलियों में हम यह पहचान हम आश्रित जल, अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन का पहचान कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फिगर जो पीछे बना था उसको बना लीजिए। आ रहा है? हाँ, आ गया। ठीक है, चलिए। तो अगर आप समझ गए तो इतना पंचायत लिखिए भी मत, लेकिन नहीं समझे तो एक बार नोट कर लीजिए, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके मतलब जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए ये देखिए, चलते हैं। अच्छा, इसका फिगर भी बना लीजिए, ऐसे 3 तो टेस्ट ट्यूब बना लीजिएगा सेम साइज का। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, लिटमस डाल लीजिएगा, मान लीजिए। ठीक है, रेड लिटमस डाले और ब्लू हो गया, तो मतलब ये क्षारीय विलयन है। ठीक है, अब नीला वाला निकाल लीजिए। अभी ब्लू लिटमस है, अभी कौन चीज हो गया? लाल हो गया, तो ये अम्लीय विलयन है। ठीक है, अब बचा जो नो चेंज, ये तो दोनों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मान लीजिए ब्लू है, मान लीजिए रेड लिटमस है। ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो गया था, तो पहले तो हम अम्ल और क्षार का पहचान कर ही चुके हैं, तो ये लाल को भी परिवर्तित नहीं करेगा, तो ये क्या है? आश्रित जल है, नो चेंज, आश्रित। ठीक है, इतना क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बढ़ते हैं, सुनिए।
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक है, और ऐसे से बोल रहा है कि जो पीतल का बर्तन होता है या तांबे का बर्तन होता है उसमें दही या कोई भी खट्टा चीज क्यों नहीं रखना चाहिए? ठीक, अब एक बात सुनिए, मान लीजिए पीतल या तांबे का है, पीतल या तांबे, तो पीतल या तांबा क्या है? मेटल है, धातु है। दही या कोई भी खट्टा पदार्थ है, तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अगर कोई चीज खट्टा है तो वो क्या है? अम्ल है। अगर कोई खट्टा है तो वो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल की क्रिया अगर हम धातु के साथ कराते हैं तो एक गैस निकलती है हाइड्रोजन, ठीक है ना? और उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे जो भोजन होता है ना, या जो रखे हैं वो जहरीला हो जाता है, ठीक है, मतलब और वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। इसलिए दही और जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसको हम पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भोजन जहरीला होता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं। देखिए, दही या अन्य खट्टे भोज्य पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन जहरीला हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखिए, बोल रहा है धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अब तो बताएं, मान लो कोई धातु है, अगला प्रोपर्टी का है, धातु के साथ अगर कोई अम्ल का रिएक्शन कराएं, ठीक है, धातु के साथ अगर किसी अम्ल का रिएक्शन कराएं तो बोल रहा है कि कौन सी गैस निकलती है। ठीक, कौन सी गैस निकलती है? कोई बात नहीं, बता देते हैं। एक एग्जाम्पल से उसको समझाना है। और इस गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? चलिए देखिए, मान लीजिए धातु है हमारा, सोडियम ले लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं HCl से, कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकली? हाइड्रोजन गैस। तो धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक, अब बोल रहा है इसका पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई। देखो, हाइड्रोजन गैस जब निकलता है ना तो पॉप साउंड के साथ निकलता है। कौन सा साउंड? पॉप साउंड के साथ। जैसे आप लोग लैब में रिएक्शन किए होंगे तो अगर मान लीजिए परखने लीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसमें से कोई गैस ऐसे प्रवाहित कर रहा है, नीचे सलाई मारेंगे तो पॉप से जाएगा ना, पॉप साउंड करता है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, मतलब पॉप साउंड द्वारा। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा कि धातु की क्रिया से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहचान किसे करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है, इससे पहचान हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कोई धातु यौगिक A, नहीं पता है कोई धातु है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है धातु, कोई धातु का यौगिक A, कोई सी मेटल का कंपाउंड है A, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दिल, दिल मतलब दिल नहीं, दिल माने डाइल्यूट, दिल माने डाइल्यूट, डाइल्यूट को कहते हैं तनु। तनु क्या होता है? दो टर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक होता है सांद्र,
इसका पूरा फॉर्म होता है, पूरा फॉर्म नहीं फुल फॉर्म होता है कंसेंट्रेटेड, इसको शॉर्ट कट में कहते हैं कॉन्क। एक होता है तनु, इसका पूरा नाम होता है ग्लिकोलूट डाइल्यूट, ग्लिकोलूट नहीं डाइल्यूट, ठीक। इसको शॉर्ट में कहते हैं DIL, ठीक। अब क्या होता है ध्यान, देखिए सांद्र मतलब होता है एकदम प्योर फॉर्म, एकदम प्योर, ठीक। तनु मतलब इस प्योर फॉर्म में पानी ऐड कर दीजिए, तो दिस इज चेंज इनटू तनु, ठीक है। तो किसमें चेंज हो जाएगा, तनु में। अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म में पानी ऐड कर देते हैं तो तनु हो जाता है। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, तनु माने होता है हल्का। जैसे आप मिल्क लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पानी मिला दिया है, एकदम प्योर देगा तो भाई दूध गाढ़ा रहता है ना, तो वो सांद्र है। लेकिन उसमें पानी मार दिया है ढेर सारा, ठीक है, तो वो दूध का गाढ़ापन कम हो जाता है ना, तो उसको हम तनु कहते हैं, ठीक। तो तनु और सांद्र समझ में आ गया होगा, हाँ, ठीक है। तनु किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें नहीं है, ऐसे तो बहुत तुक्का होगा। चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है कि अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, होती होगी। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अच्छा, ये भी कर देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, अब ये जो बंद है खुद कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 बना रहा है, ठीक। तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छा, लिख देते हैं भाई, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पर भी कोई कैल्शियम का कंपाउंड होगा, क्योंकि जब कैल्शियम का कंपाउंड नहीं होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा कहाँ से, भाई क्लोराइड तो मान लीजिए यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर हमें कैल्शियम का कंपाउंड ले लेते हैं। तो हम कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिए हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं इसलिए क्योंकि भाई जो गैस बुदबुदाहट के साथ निकल रही है वो CO2 है। अगर हम CaO ले लेते, ठीक है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, क्योंकि ये कैल्शियम हो जाता, ये क्लोरीन हो जाता, ठीक है, कार्बन नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है यही आपका निकल रहा है बुदबुदाहट के साथ, ठीक है, और यही बुझा उठा दे रहा है, और एक तो गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको खड़िया भी कहते हैं, पूरा नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, ये 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ है देखते हैं, अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पूरा सुन लीजिए। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। बोल रहा है कि HCl और HNO3 और भी कई सारे हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर मतलब अम्लीय लक्षण, दिस इज नोन एज एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब शो नहीं करते हैं, अम्लीय लक्षण शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, वाई आइए जानते हैं। देखिए HCl है या HNO3 है, ठीक है, या जो भी है, ये विलयन में जाने पर HCl है या HNO3 है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। जैसे मान लीजिए HCl गया जलीय विलयन में, तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, मतलब ये H+ देता है, तो जो भी H+ देगा, ठीक है, उसी को हम अम्ल कहते हैं, और वही होता है जो अम्लीय लक्षण दिखाता है, ठीक है। मतलब अगर H+ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय लक्षण दिखा रहा है। H+ नहीं मिलेगा या अपने अंदर से जो H है उसको H+ के फॉर्म में नहीं निकालेगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये अम्लीय लक्षण दिखा रहा है, क्योंकि ये H+ निकाल रहा है इसलिए ये अम्ल है।
ये भी H प्लस निकालता है, इसलिए ये भी अम्ल है। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज ये H प्लस नहीं, H हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एल्कोहल को OH से दिखाते हैं, मतलब किसी से अगर OH जुड़ गया तो एल्कोहल है, ठीक है। और ग्लूकोज में C6H12O6 इसमें भी H है, लेकिन ये अपने H को H प्लस की फॉर्म में निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये अम्लीय लक्षण नहीं दिखाते हैं और वो अम्लीय लक्षण दिखाता है, ठीक है। सीधा सीधा बात करें तो ये H प्लस निकाल रहे हैं इसलिए अम्लीय है, ये H प्लस नहीं निकाल रहा है इसलिए ये अम्लीय नहीं है। अब इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। लिखिएगा, कुछ अपनों से प्रयास कर लीजिए, क्योंकि HCl या HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन आयन अर्थात H प्लस आयन, क्योंकि HCl HNO3 वियोजित होने पर H प्लस आयन देते हैं, या वियोजित होकर लिख सकते हैं वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं, इसलिए ये अम्लीय है या अम्लीय लक्षण दिखाते हैं। किंतु अल्कोहल एंड ग्लूकोज है ना, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज H प्लस आयन नहीं देते, ठीक है। इसलिए ये अम्लीय लक्षण नहीं दिखाते। जो देता है वो दिखा रहा है, जो नहीं देता है वो नहीं दिखा रहा है, ठीक। H प्लस मिल रहा है तो अम्लीय लक्षण है, H प्लस नहीं मिल रहा है तो अम्लीय लक्षण नहीं है, सीधा सीधा बात, ठीक है। इफ H plus released, then it so acidic nature. If H plus is not released, does not show acidic nature, ठीक है। HCl और HNO3 क्या होते हैं, वियोजित होकर के, है ना, डिसोसिएट होकर के H प्लस देते हैं, है ना। when HCl और HNO3, ठीक है, dissociate, then it give a H plus ion, है ना, so we call it so acidic nature. But alcohol and glucose does not dissociate, है ना, and give H plus ion, so we can say it does not show acidic nature, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश इधर उधर हो गया होगा तो अपना संभाल लेना, ठीक है। बाकी मतलब सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अच्छा बोल रहा है भैया, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ऐसा क्यों। विद्युत का चालन करता है, ऐसा क्यों। विद्युत को चलने के लिए किसकी जरूरत है, विद्युत कैसे चलेगा। विद्युत को चलने के लिए आवश्यकता है मुक्त आवेशित कण। अगर उसको मुक्त आवेशित कण मिलेगा तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलेगा कौन, विद्युत या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है ना। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है ना। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो वही करें, अगर आवेशित कण है, ठीक है, मुक्त आवेशित कण है तो वो विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए HCl है, HCl क्यों करें सर, आसान होता है, समझ में आ जाएगा इसलिए, ठीक है। जैसे ही अंदर जाएगा टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस ये जो चार्ज है आवेशित कण है, ठीक है, तो
वही हेल्प करते हैं विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में। लिखिएगा, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में मुक्त आवेशित कण होते हैं जो कि विद्युत के चालन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, अच्छा ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है थर्ड, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? देखिए, जो शुष्क HCl होता है, अब लिटमस पेपर का रंग कौन बदलेगा? लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? यही पूछा है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें डाला जाता है तो ये इस लायक नहीं होता है कि ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर दे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि शुष्क HCl, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, इसलिए यह लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलता। ठीक है, समझ में गया? देखिए, अम्लीय लक्षण दिखाएगा भाई, अगर ये अम्लीय लक्षण दिखाएगा तब इसके कलर को चेंज कर सकता है, नीला से लाल कर देगा। लेकिन अगर ये अम्लीय लक्षण दिखाएगा ही नहीं तो नीला से लाल करेगा कैसे? तो हम लिख सकते हैं कि ये अम्लीय लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, उधर लिख लीजिएगा। अच्छा, अब बोला अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ठीक है, अच्छा ये बात है, देखते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, बोल रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल को तनु करते समय, अम्ल को तनु करने का मतलब क्या है? अम्ल को तनुकृत करना। अभी बताएं तनु कब होता है कोई चीज? जब उसके प्योर फॉर्म में आप क्या मिला देते हैं? पानी। तनु कब बनता है? जब किसी के प्योर फॉर्म में आप पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तनु। ठीक है, तो अम्ल को तनुकृत करना मतलब अम्ल में पानी मिलाना, अम्ल में पानी मिलाना। ठीक, तो अब बोल रहे कि क्यों अनुशंसित करता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए? कि जो है दिस इज पानी, दिस इज पानी अर्थात जल, इसमें अम्ल डालना चाहिए, पानी में अम्ल डालना चाहिए। ठीक है, यह है अम्ल, अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा क्यों? इट इज रॉन्ग वे, इट इज राइट वे, है ना? ठीक है, जल को मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ऐसा करने भैया, देखिए जब आप पानी को अम्ल में डालेंगे, ठीक है, अगर ये करेंगे, लिख देते हैं, जब पानी को अम्ल में, पानी मतलब जल लिख लीजिएगा, ये शुद्ध अच्छा लगेगा। जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है, ठीक है, तो ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है। तो ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, ऊष्मा बहुत अधिक, मतलब अगर पानी में अम्ल डालेंगे, सॉरी अम्ल में पानी डालेंगे, अम्ल में क्या डालेंगे? पानी, तो ऊष्मा बहुत अधिक निकलेगा, मतलब ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, अब निकलने तो उससे क्या होगा? जिससे विस्फोट होने का खतरा, ठीक है, या आसपास जो व्यक्ति है
उसके घायल होने का खतरा रहता है। ठीक है, इसलिए जल को अम्ल में मिलाया जाता है, न कि अम्ल को जल में। ठीक है, बात समझा क्या? अगर आप देखिए अम्ल को पानी में डाल देंगे, ठीक है, तो सॉरी अगर नहीं सही, अगर हम अम्ल को पानी में डाल देंगे, ठीक है, अगर हम किसको जल को अम्ल में सॉरी अगर हम अम्ल को जल में ठीक है, उल्टा लिख देंगे क्या? अरे यार ठीक लिख देते हैं, सॉरी एक मिनट। हाँ ठीक है, अगर हम जल को डायरेक्ट अम्ल में मिलाएंगे, ठीक है सही, अगर हम किसको जल को डायरेक्ट अम्ल में मिलाएंगे तो उसमें बहुत ही गिरेगा, जिससे क्या होता है विस्फोट होने का खतरा होता है। ठीक है, और आसपास जो व्यक्ति उकमवा कर रहा है ना, जो पानी लेके उझिल रहा है अम्ल में, जो पानी लेके अम्ल में डाल रहा है, वो क्या हो जाएगा, अगर उसमें बहुत तेजी से फेंकेगा तो उसके मुंह हाथ पर फूलने में चल जाएगा, जल फल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं, अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालते हैं और मिलाते रहते हैं। ठीक है, जैसे चूना उना लेके आते तरीके से आराम से डालते हैं, फिर इसे घोरते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो जब हम पानी ले लिए, ठीक है, ले ले पानी खाने, इसमें पानी ले लिए, इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे और ऐसे 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 मतलब ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको मिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करता है, बात समझ में आ गया? दिक्कत? ठीक है बात, तो ये बात समझ में आ गया कि अम्ल को पानी में क्यों डालते हैं, पानी को अम्ल में क्यों नहीं डालते हैं? पानी को अम्ल में डालेंगे तो इतना उसमें फेंकेगा कि रंगा गया हाथ पर मुंह। ठीक, इसलिए पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं, अम्ल को पानी में डालते हैं। बात समझ में आ गया? ये लिख लीजिएगा, आ रहा है नीचे वाला, आ रहा है, बोल दे रहे हैं यहाँ से। घायल होने का खतरा रहता है, इसलिए जल को अम्ल में मिलाया जाता है। ठीक है, इसलिए सॉरी उल्टा लिखे, इसलिए अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, सुनिए फिर सुनिए, अगर हम जल को अम्ल में डालेंगे तो बहुत तेजी से उसमें फेंकेगा। ठीक है, जिससे आसपास का व्यक्ति को खतरा है, घायल हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, सब दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन अगर अम्ल को जल में मिला रहे हैं, ठीक है, तो आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गया? इसीलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में डालते हैं, न कि जल को अम्ल में। ये राउंड में नहीं, ये राइट में है। ठीक है बात, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, चलिए बताइए, पानी को अम्ल में डालेंगे? नहीं, अम्ल को पानी में डालेंगे? हाँ, ये कहते हैं अम्ल को कहाँ डालना है? पानी में। पानी को कहाँ डालना है? अम्ल में। ये गलत बात है, ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, इस बात मत विश्वास करिएगा। चलिए, अच्छा, पानी को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, आसपास के व्यक्ति घायल हो जाएगा, दिक्कत होगा। ठीक है ना, तुरंत तत्काल शीशा सब फूट फाट के लग गया तो और दिक्कत। ठीक है, यही सब चीज को देखते हुए क्या करते हैं, जान से नहीं मतलब रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं, अम्ल को आराम से पानी में डालते हैं, मिलाते रहते हैं, आराम से घुलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे हैं कि अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो सुनिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, ठीक है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय लिख दे रहे हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम मतलब H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित
होती है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता किसी प्रवृत्ति हुई है, समझिए इस बात को। अम्ल का विलयन को तनुकृत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पानी ही मिला रहे हैं, है ना। अम्ल के विलयन को तनुकृत करना मतलब पानी मिलाना, पानी मिलाना। एक तो मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब पहले तक इस सब में हाइड्रोनियम आयन था, हाइड्रोनियम आयन को ऐसे बना दे रहे हैं, H3O+ को डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले एक किसों में था, और देख रहे हैं क्या करना है। इस सब में H3O+ था, ठीक है। एक H2 पानी है, एक H2 H3O+। अब हम क्या कर रहे हैं, तनुकृत कर रहे हैं। तनुकृत करना मतलब इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, डाल देते हैं पानी, 10 पानी और डाल देते हैं। भाई 10 15 20 ये सब पानी नहीं होता, हम केवल समझाने के लिए लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 तो पानी डाल दिए, और इसको जो देखेंगे वो नंबर ऑफ मोल में देखेंगे, ठीक है। इसकी जो सांद्रता होगी मोल प्रति लीटर में होगी, ठीक है। समझ आ गया, एरा को कम कर देगा, चलिए 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 पानी 20 H3O। अब 20 पानी जो बराबर है वो 1 लीटर के बराबर है, 1 लीटर, ठीक है। मतलब इसमें पानी कितना है, इसमें अभी 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर में 20 को H3O+ है, ठीक। अब हम आधा लीटर और डाल दिए, आधा लीटर और डालेंगे तो बढ़वे करेगा, बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए 1 लीटर में 20 है तो आधा लीटर में 10 होगा, तो अब 20 + 30 बनाए, 30 पानी बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक। 30 तो पानी के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इतना विषय रहेगा। अब H3O थोड़ी बढ़ रहा है, H3O+ नहीं बढ़ रहा है, H3O+ 20 का 20 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब और बढ़ाएंगे, मान लीजिए फिर आधा लीटर डाल दिए, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 40 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, 40 पानी की मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब ऐसे बना दें, इसमें ये H3O+ पहले इतना ही है, तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं H3O+ बढ़ नहीं रहा है, H3O+ है उतने, लेकिन उस पर्टिकुलर आयतन में उसकी मात्रा कम हो जा रही है, ठीक है। मान लीजिए पहले जैसे प्रति इकाई आयतन में पहले जितना था, अब उतने ही जगह में उसकी मात्रा कम हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे क्या होगी, तो पहले मान लीजिए 20 में 20 था, अब 30 में 20 हो गया, अब 40 में 20 हो गया, तो लगातार क्या हो रहा है, पहले 1 है कट गया, 0.66 है, ठीक है, 0.2 है, तो लगातार जो इसके तुलना में देख रहे हैं ना, पानी की तुलना में देख रहे हैं ना कि कितना H3O है, ठीक है। जैसे पानी ऐड कर रहे हैं तो जल की तुलना में इसको चेक करेंगे H3O+ को, तो अगर जल की तुलना में H3O+ को देखेंगे तो प्रति इकाई आयतन में H3O+ क्या होगा, कम होगा। लगातार इस पूरे की तुलना में H3O क्या होगा, कम होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे विलयन और कम होता जाएगा, ठीक है। प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, तो प्रति इकाई आयतन में H2 जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक। पहले मान लीजिए इस पर्टिकुलर, मान लीजिए इसको 1 इकाई ले लीजिए, ठीक, इसमें जितना भी 20 है, ठीक है, फिर उतने ही
जगह में देखेंगे भाई, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, फिर उतने ही जगह में जब देखेंगे तो H3O हमको कम दिखेगा, उसके आगे फिर हम उतने ही जगह में देखेंगे तो H3O और कम दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज तो हम लिखेंगे कि प्रति इकाई अम्ल लिखते हैं, अम्ल के विलयन को अनुकृत करते समय, अभी देखते रहिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, करते समय H3O आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम होती है, ठीक है, कम होती है, तथा विलयन की तनुता बढ़ती है। ठीक, विलयन तनुता क्या होती है? बढ़ती है। मान इतना था, इसको मान लेते हैं 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई में इतना था। पानी ऐड किए, पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, ठीक है, पानी बढ़ गया, अब इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, और पानी बढ़ेगा, ठीक है, और कम हो जाएगा। तो प्रति इकाई आयतन में जब देखेंगे तो इसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी? लगातार घटती जाएगी। प्रति इकाई आयतन में उसकी मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ये भी तो भाई पहले गया ना, पहले कम पानी में था तो कम पानी में है। चलिए फिर से कलर से समझा रहे इसको, एक बार और देखते हैं लास्ट। ठीक, मान लीजिए ये पानी है, ठीक, अभी एकदम मान लीजिए बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बनाते हैं। ठीक, पानी डालें, पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा, दोनों कर रहे हैं मतलब पानी में डालेंगे, इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएंगे। देखिए पहले एकदम पास पास लग रहा है, थोड़ा दूर दूर हो गए, ठीक है, फिर पानी डालेंगे, मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे। तो प्रति इकाई आयतन, बार बार देखिए जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब जो H2 आयन है वो क्या हो रहा है? बढ़ते हुए आयतन के साथ इस बढ़े हुए आयतन है उतना है, लेकिन जब आयतन बढ़ रहा है तो उसकी मात्रा लग रही है कि कम हो गई है, ठीक है, लेकिन है उतना है। तो आयतन जब बढ़ाएंगे, आप H3O नहीं ऐड कर रहे हैं, आप क्या ऐड कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो H3O जब डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा क्या हो रही है? उस आयतन के हिसाब से उसमें कम हो जा रही है लगातार। तो वही लिखा है कि प्रति इकाई आयतन में क्या होती है? H3O कम होता है। ठीक है बात? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 2-3 बातें भी समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है? बोला है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं। अच्छा भैया, क्या कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिला रहे हैं? क्षारक मिला रहे हैं, ठीक है। तो बोला हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? भाई ये खुद क्षार है, ये खुद क्या है? क्षार है। हम इसमें और क्षार डालेंगे तो यह और अधिक क्षारीय हो जाएगा। तो देखिएगा, ठीक है, कि यह और मतलब हाइड्रोक्साइड आयन और अधिक क्या हो जाएगा? और अधिक क्षारीय होगा। याद लिखिएगा, इसकी क्षारीयता बढ़ेगी, इसकी क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है, इसकी क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी, यही प्रभाव पड़ेगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे कौन कौन सा क्वेश्चन बचा? चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन अभी आपका? अभी आपका 4,
तो नहीं लगता है कि ज्यादा होगा। फिर देखते हैं आगे जैसे जैसे आएगा देखते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे बोल रहा है आपके पास दो विलयन ए और बी है। ए के पीएच का मान 6 है और इस विलयन में बी के पीएच का मान 8 है। मतलब बोल रहा है कि ए का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है और बी का पीएच वैल्यू 8 है। ठीक है बात। चलिए ए का पीएच वैल्यू कितना है 6 और बी का पीएच वैल्यू है कितना 8। तो बोल रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है। इन दोनों में से किसमें H प्लस की सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, और कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। चलिए समझते हैं। जब हम पीएच स्केल देखते हैं तो हमको पीएच स्केल पे एक बात दिखता है कि भाई 0 से 7 हो गया, 0 हो गया, ये 14 हो गया। 0 से 7 के बीच में जो होता है वो अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में जो होता है वो क्षार होता है। जिसका भी पीएच मान 0 से 7 के बीच में आया वो अम्ल, 7 से 14 के बीच में आया वो क्षार, और जो 7 पर होता है वो होता है लवण, और ये उदासीन होता है। ठीक, तो एक अपने से बात बताइए, पीएच स्केल पर 6 कहाँ आएगा? 6 आएगा 0 से 7 के बीच में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए वाला जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, चलिए ठीक है ना। अब 8 कहाँ आएगा? 8 9 10, 7 से 14 के बीच में, तो बी वाला कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, ये बात तो पता चल गया, ये अम्लीय है क्षारीय है। इसमें H प्लस अधिक होगा। देखिए अगर H प्लस अधिक मात्रा में है तो वो इस बात को बताता है कि जो विलयन है वो अम्ल है। अगर OH माइनस अधिक मात्रा में है तो ये बताता है कि वो विलयन क्षारीय है। ठीक है, चलिए तो एक बात बताइए, किसमें H प्लस की सांद्रता ज्यादा है? H प्लस की सांद्रता ए वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि ए वाला क्या है? अम्लीय है, इसी में H प्लस की सांद्रता ज्यादा होगी। ठीक है, अगर सांद्रता कम होती, हमसे बी में क्या पूछ लिया, इसमें H प्लस की सांद्रता कम है। ठीक है, तो कम है तो क्षारीय, अधिक है तो अम्लीय। लिख दीजिएगा H प्लस की सांद्रता किसमें ज्यादा है? ए में। अम्लीय कौन है? ए। क्षारीय कौन है? टी। ठीक है, आगे देखिए, बोला H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे यार अगर H प्लस आयन है तो इसका मतलब क्या है? उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, सीधा सीधा बात है। तो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई दिख रहा है कि भाई H प्लस है तो H प्लस का मतलब क्या होता है कि वो अम्ल है। अगर OH दिखता तो वो क्षार है। तो यहाँ पर आप दूसरे में क्या लिख दीजिएगा? सीधे सीधे विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अगर H प्लस है तो अम्लीय होगी। अब आगे बोल रहा है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों है? समझिए इसको। बोल रहा है कि जो क्षारकीय विलयन है, ठीक है, क्षारकीय विलयन है, उसमें H प्लस है क्या? अगर अभी हम बताएं H प्लस है तो उसको अम्ल बोलना चाहिए। तो ये विलयन क्षारीय क्यों है ना? व्हाट इज द सॉल्यूशन इज बेसिक। देखिए अम्ल हो चाहे क्षार हो, ठीक है, मान लीजिए ये अम्ल है और यहाँ पर क्षार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि देखिए अम्ल में H प्लस की अधिकता होती है, अम्ल में H प्लस अधिक मात्रा में होते हैं, और क्षार में OH माइनस अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, अम्ल में H प्लस अधिक मात्रा में होता है और क्षार में OH माइनस अधिक मात्रा में होता है। लेकिन अम्ल में ऐसा नहीं कि OH माइनस नहीं होता है, इसमें होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। OH माइनस है लेकिन कम है। क्षार में H प्लस है लेकिन कम है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि क्षार के विलयन में H प्लस है, हम बोलेंगे हाँ एकदम है, लिखेंगे हाँ क्षारीय विलयन में H प्लस है। तो ये क्षारीय क्यों है? ठीक है, किंतु यह क्षारीय इसलिए है क्योंकि इसमें H प्लस बहुत
कम व OH माइनस अधिक मात्रा में है तो जो दिखेगा वही बोलते हैं। तो H प्लस है बहुत कम है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और OH माइनस दिखता है तो उसको छाड़ देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा रहेगा उसी का प्रभाव रहेगा। समझ में आ गया? तो OH माइनस अधिक मात्रा में है तो प्रभाव OH माइनस का होगा, और OH माइनस का अर्थ होता है क्षार। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए विलेन कैसा है? क्षारीय है। जो पूरे चैप्टर को पढ़ के आए होंगे उनको चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी, जिनको हल्का फुल्का भी आइडिया होगा उनको भी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो एकदम नहीं पढ़े हैं, अम्ल क्षार नहीं पता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पीछे पड़ गए हैं। समझ में आ गया? आप पूछ रहे ऐसे, मैंने जो उल्टा कर दिया ना कि क्या अम्लीय विलयन में OH माइनस होते हैं? अगर होते हैं तो उनको अम्लीय क्यों कहते हैं? तो आप लिखिएगा हाँ, अम्लीय विलयन में OH माइनस आयन होते हैं, किंतु उसको अम्लीय इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें OH माइनस बहुत कम मात्रा में और H प्लस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और H प्लस आयन बताता है कि विलयन अम्लीय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोला कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? मतलब मिट्टी की स्थिति कैसी होगी, मिट्टी कैसी है कि इस मिट्टी में व्यक्ति किसान को क्या करना पड़ रहा है, इस मिट्टी में जो किसान है उनको क्या करना पड़ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चॉक करते हैं, खंडिया करते हैं। इसका देखिए ये तीनों ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हम क्षार का यूज कब करेंगे? जब मिट्टी अम्लीय हो। कब करेंगे? जब मिट्टी अम्लीय हो। तो मिट्टी अगर अम्लीय है हम इसका यूज करेंगे। तो जब इसमें लिखिएगा, ठीक है, मृदा अगर अम्लीय स्थिति में है तो किसान इन सभी चीजों का यूज करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। अपने सुनाओ, CaOCl2 पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक जुड़ बनाता है। दूसरा प्रचलित नाम बताना है ना, रासायनिक रसायन नाम नहीं बताना है, ठीक है। बताइए प्रचलित नाम। चलिए, अब उस पदार्थ का नाम बताइए कि कौन सा पदार्थ है, पदार्थ कौन है जो क्लोरीन से रिएक्ट करके विरंजक चुन देता है। और से सोचो सोचो अपने से, कौन सा पदार्थ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो किससे रिएक्ट करता है? क्लोरीन से, और क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, ना समझा गया? दूसरा खत्म, तीसरे पे आते हैं, मतलब लास्ट वाला। बोला उस पदार्थ का नाम बताइए, सॉरी, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? अरे भाई, उपयोग से क्वेश्चन है। कठोर जल को मृदु करना है तो सोडियम का कौन सा यौगिक? सोडियम का कौन सा यौगिक? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। धामन सोडा में पढ़े हैं। आगे चलते हैं। देखिए, धामन सोडा मतलब सोडियम का बाइकार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट हमेशा नहीं, सोडियम कार्बोनेट लिख के देगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। बताया तो ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर आप लोग लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपसे हो ना पाए, सारा हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? गर्म कर दे इसको, तो इसको जब हम हीट करते हैं, उष्मा लेते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। ये बनाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब बात ध्यान सुनो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है।
है ना। अगर भूल जाओ तो ये थोड़ी रिएक्शन याद रखे रहोगे तो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, वियोजन में, संयोजन में, ठीक है। उष्मा लग रहा है तो उष्मा शोषी में भी मार दो इसको, है ना। उष्मीय वियोजन, वियोजन का ही टाइप है उष्मीय वियोजन, तो इन सब जगह अच्छा उष्मीय वियोजन। बेकिंग सोडा का बुक वाला लिखना, लेकिन अगर भूल जाओ तो इसी को मिला के बेकिंग सोडा बना देना, तो देखो कई जगह काम आ रहा है एक तो रिएक्शन वाला, ठीक है। बात समझ आ गया। याद रखिएगा अमोनिया वाला, अमोनिया के जल विलयन को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, लेकिन अगर भूल जाओ, ठीक है, तो कुछ ना लिखने से ही लिख देना बढ़िया है। बात समझ आ गया ये चीज, तो एक रिएक्शन कई जगह काम आएगा। चलिए आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और ये रिवर्सिबल भी है, उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 डॉट 1/2 H2O कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट प्लस जल से क्रिया में 3/2 H2 निकला था, जोड़ दो, क्या बना था, जिप्सम CaSO4 डॉट 2 H2O। ठीक, ये आज का लेक्चर जो कि था ब्लूप्रिंट्स के सारे क्वेश्चंस पर, वो होता है समाप्त। जितने भी आपके ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं इस एक लेक्चर में। ठीक, उम्मीद है ये चीजें, जितनी भी चीजें आपको बताई गई होंगी वो समझ में आया होगा। जहां पर जो कोई डाउट है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको पहले अपने से क्या करिए, अपने से करने का प्रयास करिए। अपना डाउट पहले खुद सोचिए कि मतलब खुद से दूर करने का प्रयास करिए। थोड़ा देखिए, लेक्चर को 2-3 बार देखिए, बुक पढ़िए या किसी अनदर मतलब जगह से देखिए, सर से पूछिए, ठीक है। मतलब पहले अपने से पूरा प्रयास कर लीजिए, जब नहीं आएगा तो फिर हमसे मतलब पूछिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे ग्रीन पेज के क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।